हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है गिव रीजंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है ये हमको बताना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है प्लास्टिक शुड नॉट बी बर्न्ड। प्लास्टिक को क्यों नहीं जलाना चाहिए? इसका आंसर होगा प्लास्टिक शुड नॉट बी बर्न्ड बिकॉज दे रिलीज टॉक्सिक गैसेज विच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तब प्लास्टिक टॉक्सिक यानी कि जहरीले गैसों को रिलीज़ करता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हार्मफुल मतलब बहुत नुकसानदायक होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बेकेलाइट। तो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल बेकेलाइट के बने होते हैं। तो हमको इसका रीज़न बताना है कि खाना बनाने वाले बर्तनों का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का क्यों बना होता है। आंसर देखिए, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बेकेलाइट because they do not allow heat to pass through them. They are bad conductors of heat. तो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल होता है और इसको कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल को बनाने के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता है, जिसकी वजह से बर्तन का जो हैंडल वाला पार्ट होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। और यही वजह है कि कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स को बेकेलाइट से बनाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवॉइड वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। तो हमको किचन में वर्क करने के दौरान सिंथेटिक क्लॉथ्स को पहनने से क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्यों हमको सिंथेटिक क्लॉथ्स को किचन में पहनने से बचना चाहिए? आंसर देखिए, बिकॉज दे कैच फायर रेडली एंड मेल्ट ऑन हीटिंग। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, मतलब बहुत तेज़ कैच करते हैं, एंड मेल्ट ऑन हीटिंग। और जब ये फायर पाते हैं तभी ये मेल्ट होने लगते हैं, मतलब कि पिघलने लगते हैं, जिससे कि नुकसान होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक्स। तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो प्लास्टिक से क्यों कवर्ड होते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक वायर्स को प्लास्टिक से इसलिए कवर किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वायर्स की जो कवरिंग होती है उनमें इनका यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर प्लास्टिक की कवरिंग की जगह अगर हम मेटल की कवरिंग करते हैं तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर मेटल की कवरिंग होगी तो इलेक्ट्रिक करंट उस कवरिंग में भी फ्लो करेगा, तो जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लास्टिक्स आर यूज टू स्टोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो प्लास्टिक्स को अलग अलग तरह के मटेरियल को क्यों स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो प्लास्टिक्स बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, सो दे यूज टू स्टोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले तो इसकी वजह होती है कि प्लास्टिक
नॉन रिएक्टिव होती है। ये बहुत जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करती है और ये बहुत हल्की होती है और उसी के साथ साथ बहुत मजबूत भी होती है। यही ये वजह है कि प्लास्टिक को अलग अलग थिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए। अब इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन पॉलीमर। हमको पॉलीमर को डिफाइन कर रहा है। तो देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मेनी मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो बहुत से मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं, ये हम सबको पता ही है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलीमर छोटे छोटे यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स की चेन होती है। बहुत से मोनोमर्स मिलके एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि हम पॉलीमर बोलते हैं और मोनोमर्स के जॉइनिंग की प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। Why are plastics available in all possible shapes and sizes? तो प्लास्टिक्स क्यों अलग अलग शेप्स और साइज में अवेलेबल होती हैं, इसका हमको आंसर करना है। तो देखिए प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल साइजेस एंड शेप्स बिकॉज दे गेट softened and deformed when heated. Therefore, they can be remolded as many times as required. तो प्लास्टिक सभी पॉसिबल साइजेस में अवेलेबल होती है क्योंकि इसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है और पिघलने लगती है, जिसकी वजह से इसको हम रिशेप कर सकते हैं और किसी दूसरे सब्सटेंस में ढाल सकते हैं इसको। और ये प्रॉपर्टी बेसिकली थर्मोप्लास्टिक की होती है। अगर आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट प्रोवाइड करके मेल्ट करना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप जितना हीट प्रोवाइड करेंगे वो इतनी हार्ड होती जाएगी, पर थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो सॉफ्ट होती जाएगी जब उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट वन यूज़ ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो हमको थर्मोप्लास्टिक का एक यूज़ लिखना है। हम दो यूज़ लिख देते हैं, कोई बात नहीं उससे। मैंने दो यूज़ यहाँ पर आपको और अच्छे से समझने के लिए लिखा है ताकि अगर बाय द वे भूल जाते हैं तो आपको दूसरा याद रहेगा। तो देखिए पॉलीथीन इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स। तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का एक टाइप होता है जिसको कि प्लास्टिक बैग और कंटेनर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने बहुत देखा होगा कि जो प्लास्टिक बैग्स आप यूज़ करते हैं वो पॉलीथीन के बनते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड और पीवीसी इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल और शू सोल्स। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी जो होती है उसको फ्लोर टाइल्स मतलब कि फर्श के टाइल्स को बनाने के लिए और शू सोल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कि पीवीसी को पाइप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे घर में जो पाइप्स यूज़ होते हैं वो भी ज़्यादातर पीवीसी के बने होते हैं। चलिए अब इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ टेफलॉन? टेफलॉन क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच यूज़ फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। तो मैंने आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जांपल बताए थे, मेलामाइन और बेकलाइट। इसके अलावा भी इसका एक एग्जांपल होता है टेफलॉन, जिसको कि नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, मन में बैठा लेनी है एकदम।
मुझे पता है कि आप जब समझ के पढ़ोगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब चलिए, अब इसके बाद बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। हमको नायलॉन की कोई भी 3 प्रॉपर्टी लिखनी है। तो देखिए, इट इज़ ईजी टू वॉश। जो नायलॉन होता है वो धुलने के लिए बहुत आसान होता है। इट इज़ वेरी, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ वेरी इजी टू वॉश एंड मेंटेन, ये भी हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट है, इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है, मतलब ये देखने में शाइनी होता है। इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, मतलब कि इसको इंसेक्ट द्वारा अटैक नहीं किया जाता है। सेकंड है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के बारे में हमको कोई 3 प्रॉपर्टी लिखनी है। तो फर्स्ट देखिए, इट डज़ नॉट गेट रिंकल्ड, मतलब कि ये सिकुड़ती नहीं है। इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करती है। इट ड्राइज अप वेरी क्विकली, अब जाहिर सी बात है जब ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करेगी तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो जो पॉलिएस्टर होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसके बाद थर्ड और लास्ट है एक्रिलिक। एक्रिलिक के बारे में हमको कोई 3 प्रॉपर्टी लिखनी है। तो इट इज़ सॉफ्ट एंड लाइट इन वेट। एक्रिलिक सॉफ्ट होता है और बहुत हल्का होता है। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली, ये वॉश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। इट रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड मॉथ, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये केमिकल और मौत से रेसिस्टेंस होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, वाई डू माउंटेन क्लाइंबर्स यूज रोप्स ऑफ नायलॉन इंस्टेड ऑफ रोप्स मेड ऑफ जूट। तो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, मतलब कि जो पहाड़ पे चढ़ने वाले होते हैं, वो नायलॉन रोप को क्यों यूज़ करते हैं, क्यों वो जूट रोप को यूज़ नहीं करते हैं? इसका हमको आंसर देना है। तो देखिए, नायलॉन रोप्स आर लाइटर, हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एज कम्पेयर टू जूट रोप। तो जो नायलॉन रोप होती हैं वो हल्की होती हैं, इलास्टिक मतलब कि लचीली होती हैं, और जूट रोप से मजबूत भी होती हैं। थस माउंटेन क्लाइंबर्स यूज नायलॉन रोप्स इंस्टेड ऑफ जूट रोप्स। तो यही वजह होती है कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो नायलॉन रोप्स को यूज़ करते हैं, ना कि जूट रोप को यूज़ करते हैं, क्योंकि नायलॉन रोप हल्की होती हैं, लचीली होती हैं और मजबूत भी होती हैं। यही ये वजह है कि माउंटेन क्लाइंबर्स नायलॉन रोप को यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स। तो हमको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में डिफरेंस करना है। तो देखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक दे कैन बी रिशेप्ड और रिमोल्डेड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। तो हम थर्मोप्लास्टिक को हम जितना चाहें उतना रिशेप कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग शेप में इसको हम जितना बार चाहें उतना बार ढाल सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दे कैन नॉट बी रिशेप्ड इवन ऑन हीटिंग, मतलब कि हम इनको रिशेप नहीं कर सकते हैं, हम इनको किसी दूसरे शेप में ढाल नहीं सकते हैं हीट प्रोवाइड करके। हम अगर थर्मोप्लास्टिक को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और हम तब इसको रिशेप कर सकते हैं, बट अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से हम इसको रिशेप भी नहीं कर सकते हैं। दे बिकम सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग। देखिए वही बात है कि
थर्मोप्लास्टिक को जब हीट प्रोवाइड की जाती है तब ये सॉफ्ट हो जाती हैं और डिफॉर्म होने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखिए, दे डू नॉट मेल्ट और बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। इनको हीट प्रोवाइड करने के बावजूद ये सॉफ्ट नहीं होती हैं और पिघलती भी नहीं हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद देखिए, पीवीसी एंड पॉलीथीन आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये हम सबको पता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन ये दोनों थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल होते हैं। मेलामाइन एंड बेकेलाइट आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल हैं मेलामाइन और बेकेलाइट। ओके, इतना डिफरेंस हो गया, इतना डिफरेंस बहुत है। अब इसके बाद फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर प्लास्टिक कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट हैजार्ड, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो प्लास्टिक्स को एनवायरनमेंट के लिए खतरा क्यों माना जाता है, हमको इसका आंसर रीजन से देना है। तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहला रीज़न देखिए, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर प्लास्टिक्स वेस्ट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो डिकम्पोज ना हो, तो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ लिया है। तो इसीलिए प्लास्टिक सॉइल पोल्यूशन को कॉज करती हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होंगी तो ऐसे ही सॉइल में पड़ी रहेंगी, तो ये भी एक तरह से पोल्यूशन होगा। डंपिंग प्लास्टिक्स इन वाटर बॉडीज पोजेज अ थ्रेट टू एक्वाटिक लाइफ। और अगर ये प्लास्टिक वाटर बॉडीज में चली गई तब ये एक्वाटिक लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। इसमें फंसकर बहुत सी मछलियाँ मर जाएंगी। कितनी मछलियाँ इन प्लास्टिक्स को खा के मर जाएंगी। मतलब अब प्लास्टिक बस पॉलीथीन नहीं होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की रहती हैं। कोई गोल होगी, कोई रॉड शेप की होगी, मतलब डिफरेंट शेप की रहेंगी, तो उनको ईट कर कर मछलियाँ मर भी सकती हैं। और भी बहुत से रीज़न्स हैं जो एक्वाटिक लाइफ को जैसे प्लास्टिक अफेक्ट करती हैं। बर्निंग प्लास्टिक रिलीजेज टॉक्सिक गैसेज विच कॉज एयर पॉल्यूशन। और प्लास्टिक्स को बर्न करने पर ये टॉक्सिक गैसेस को रिलीज़ करते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है। और सबसे बाद में प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन गार्बेज आर समटाइम्स कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स चोकिंग देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हम अक्सर कर प्लास्टिक बैग्स को गार्बेज में फेंक देते हैं, फिर उसके बाद ये कभी कभी ये गार्बेज जो होता है इसको बहुत से एनिमल्स कंज्यूम करने आते हैं, जैसे कि डॉग हो गए, काऊ हो गए, गोट भी हो गए। मतलब ये लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए इन सब चीज़ों को खा लेते हैं। तो जब ये खा लेंगे तो प्लास्टिक जो होती है वो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी और इनकी डेथ भी हो सकती है। बहुत से एनिमल्स ऐसे ही मर जाते हैं प्लास्टिक्स खाकर। बहुत सी स्पैरो ऐसे मर जाती हैं, बहुत से एनिमल्स ऐसे मर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको प्लास्टिक्स को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमको सीधे डस्टबिन में फेंकना चाहिए जहाँ से ये इनको एनिमल्स और बर्ड वगैरह को ना मिल पाए। और हमको प्लास्टिक्स का यूज़ भी बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि आप इन सब को देखकर इतना तो जान गए होंगे कि प्लास्टिक कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इसीलिए हमको प्लास्टिक का यूज़ भी कम कर देना चाहिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो तो आप
कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।